Failure to thrive. Failure to thrive is a term to infants whose rate of weight gain is sluggish. The length of the child may or may not be affected. Development retardation in other areas may be impaired, but it is not crucial for diagnosis. ठीक है, तो वो टर्म है जिसमें इन्फेंट्स का रेट ऑफ वेट गेन जो है वो स्लो हो जाता है। ठीक है, मतलब उम्र जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे बच्चों का जो वेट है वो भी गेन करता है, मतलब वेट बढ़ता है। लेकिन अगर किसी बच्चे में रेट ऑफ वेट गेन मतलब उम्र के हिसाब से उसका जो वेट गेन होना चाहिए अगर वो स्लो हो जाए तो हम लोग क्या कहेंगे कि इस बच्चे को FTT है या फिर फेलियर टू थ्राइव है। द लेंथ ऑफ द चाइल्ड मे और मे नॉट बी अफेक्टेड। बच्चे की जो लंबाई है उम्र के हिसाब से जो बच्चे की लंबाई बढ़ रही है हो सकता है उसमें कुछ चेंजेस आए भी या फिर नहीं भी आए। मतलब जब FTT होता है, फेलियर टू थ्राइव होता है, तो इसमें मेनली क्या देखने को मिलता है, तो वेट गेन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। किसी बच्चे का लेंथ भी रुक जाता है बढ़ना या फिर किसी बच्चे का नहीं भी बढ़ रहा है। ठीक है, डेवलपमेंट रिटार्डेशन जो है वो अदर एरियाज में इम्पेयर्ड होता है, लेकिन वो इतना भी क्रूशियल, इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं होता है कि उसको डायग्नोसिस किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है काउजेस। दिस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स, ऑर्गेनिक, नॉन ऑर्गेनिक एंड मिक्स। जो काउजेज है उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक, नॉन ऑर्गेनिक और तीसरा है मिक्स्ड। ठीक है, ऑर्गेनिक, serious physical illness such as gastroesophageal reflexes, malabsorption syndrome, congenital heart disease, etc. Non-organic में क्या आता है, failure of growth without organic causes, psychologically problems like infancy and child. Mixed में क्या होगा, it is combination of organic and non-organic. The cause of failure to thrive may be intrinsic or extrinsic. ठीक है, तो अभी क्या देखते हैं कि जो ऑर्गेनिक होता है उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि बच्चे को सीवियर फिजिकल इलनेस होती है, जैसे गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्सिस या फिर प्री मेच्योर बर्थ है, या फिर जो बच्चे की माँ है वो अल्कोहलिक या स्मोकिंग हो रहती है जेस्टेशनल टाइम में, या फिर जो मदर का डाइटरी पैटर्न है वो डिस्टर्ब रहता है, या फिर कुछ हार्मोनल इश्यूज़ है, इस वजह से भी ऑर्गेनिक काउजेस देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, जिसमें बच्चे को कुछ कुछ प्रॉब्लम होती है, ये इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक जब पढ़ेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ या फिर कुछ वैसा क्रॉनिक डिजीज़ जिसके वजह से बच्चे का जो वेट गेन का प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। नॉन ऑर्गेनिक में क्या है, जिसमें फिजिकल कोई कंडीशन नहीं होता है, वो साइकोलॉजिकल होता है, और साथ साथ ऑर्गेनिक के जो भी रूल्स हैं, मतलब ऑर्गेनिक में जो भी कारण था वो कारण को छोड़ के कोई और ही कारण होता है तो वो नॉन ऑर्गेनिक में आ जाता है। और मिक्स्ड में दोनों का दोनों ही समाया हुआ होता है, मतलब ऑर्गेनिक काउजेस भी होते हैं और नॉन ऑर्गेनिक काउजेस भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जब इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक को पढ़ेंगे तो थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। इंट्रिंसिक काउजेस, इंट्रिंसिक काउजेस में टोटल 4 पॉइंट्स हम लोगों को देखना है, जिसमें पहला आता है डिफेक्ट्स इन एब्जॉर्प्शन, एग्जाम्पल सीलियक डिजीज, लैक्टोज इंटॉलरेंस, सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, तो डिफेक्ट्स इन एब्जॉर्प्शन में उन सारे टॉपिक्स को रखेंगे जिसमें बच्चा जो न्यूट्रिशन ले रहा है उसमें से कोई एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट बच्चे के बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती है। ठीक है, तो सीलियक डिजीज़ में क्या आता है, ये एक इम्यून रिएक्शन होता है जिसमें कि ग्लूटीन का अगर इनटेक किया जाता है तो वो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करता है। ठीक है, और अगर ले भी लिया जाए तो इसमें क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लाइनिंग पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो डैमेज होने लगता है। ठीक है, लैक्टोज इंटॉलरेंस में क्या देखते हैं, तो जो लैक्टोजन है, ठीक है, तो ये जो क्या बोल सकते हैं, एक तरह से इनएबिलिटी होता है
जो शुगर को कम्प्लीटली डाइजेस्ट करने में इनकेपेबल होता है। ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या देखते हैं, तो ये लंग्स को और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको डैमेज करता है। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग प्रोसेस होता है। ये सारे जो प्रॉब्लम्स है आगे जब डिसऑर्डर्स पढ़ाया जाएगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है परसिस्टेंट वॉमिटिंग, एग्जाम्पल पाइलोरिक स्टेनोसिस, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्सेस। ठीक है, तो जो पाइलोरिक स्टेनोसिस है इसमें क्या देखते हैं, तो जो ओपनिंग होता है स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में वो थिकनेस हो जाता है। ठीक है, और जो गैस्ट्रिक आउटलेट्स है जो मतलब बाहर की तरफ मतलब आगे की तरफ जाना था उसमें क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। और गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्सेस इसका तो सबको पता ही है कि जो बाइल है या फिर स्टमक का एसिड है वो इरिटेट कर जाता है फूड पाइप को। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स लाइक एड्रिनल हाइपरप्लेसिया, डायबिटीज मेलाइटस एंड गैलेक्टोसीमिया। ठीक है, तो एड्रिनल हाइपरप्लेसिया में आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो एड्रिनल है, ठीक है, जो किडनी के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर में होता है, उसके साइज में बढ़ोतरी हो जाती है। डायबिटीज मेलाइटस से सबको पता है ये इंसुलिन पे डिपेंड करता है। इसके बाद गैलेक्टोसीमिया में क्या देखते हैं, तो अनेबल टू फुली ब्रेक डाउन द सिंपल ग्लूकोज इनटू गैलेक्टोज। ठीक है, इसके बाद आता है क्रोनिक डिजीजेज ऑफ हार्ट, लंग्स, किडनी और लीवर। अगर बच्चे को हार्ट, लंग्स, किडनी और लीवर से किसी भी तरह का कोई भी क्रोनिक डिजीज है तब भी हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, एफटीटी देखने को मिल सकता है। एक्सट्रिंसिक काउज में क्या देखते हैं, तो इनएडिक्वेट न्यूट्रिशनल इनटेक। ठीक है, जो माँ है और जो बच्चे हैं इन दोनों का जो न्यूट्रिशनल इनटेक होना चाहिए था कैलोरी वाइज वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या बोलते हैं, तो सोशल एंड इन्वायरमेंटल डिप्रिवेशन और ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। किसी भी तरह से सोशल या फिर एनवायरमेंटल डिप्रेशन या फिर दोनों का ही डिप्रिवेशन होना जिसके वजह से जो बच्चा है उसमें एफटीटी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। ठीक है, मतलब बच्चों में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं अगर बच्चे में एफटीटी है तो द वेट ऑफ द चाइल्ड इज़ बिलो 3rd परसेंटाइल और लेस देन 2ST। ठीक है, 2ST का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, और जो 3 परसेंटाइल है, 3rd परसेंटाइल है, ये WHO के अकॉर्डिंग दिया जाता है लेस देन 2ST और बिलो 3rd परसेंटाइल। ये एक बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट को मेज़र करने का चार्ट होता है जिसको हम लोग ग्रोथ चार्ट भी बोलते हैं। द चाइल्ड इंटरैक्ट पुअरली विथ हिज पीयर एंड अदर फैमिली मेम्बर्स, मोटर एक्टिविटी इज स्लो। जो बच्चा है उसका जो अपने हम उम्र के बच्चों के साथ जो कनेक्शन बनेगा, इंटरेक्शन होगा वो बहुत पुअर होगा। साथ साथ उनका फैमिली मेम्बर्स के साथ भी अच्छा से मतलब घुला मुला सा एक्टिविटी नहीं होता है, वो लोग थोड़े से स्लो होते हैं। थंब सकिंग, बच्चा जो है वो अपना अंगूठा को सक करते रहेगा। स्पीच डिलेड रहता है, बच्चे का जो बोलने का समय होता है उससे वो अब चला जाता है, उसके बाद भी वो बोलना शुरू नहीं करता है। चाइल्ड रिमेन प्री ऑक्यूपाइड इन हिज ओन, बच्चा जो वो अपने आप में ही रहना चाहता है, किसी से घुलना मिलना नहीं चाहता है। नो फियर ऑफ स्ट्रेंजर, पुअर हाइजीन, एपैथी, बच्चे में जो हम लोग को देखते हैं कि जो नॉर्मल बच्चा होता है वो एक एज आने के बाद पराए लोगों के पास जाने से डरता है, वो रोना शुरू करता है। अगर कोई उसको गोद उठा ले तो वो रोना शुरू करता है, लेकिन जिन बच्चों में एफटीटी है वो ऐसा नहीं करते, वो आराम से चले जाते हैं, उनको स्ट्रेंजर से डर नहीं लगता है। उनका जो हाइजीन होता है वो पुअर रहता है, उनमें एपैथी के सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। डायग्नोसिस, अगर किसी बच्चे में एफटीटी है तो उसको डायग्नोस कैसे करेंगे। कलेक्ट डिटेल्स हिस्ट्री अबाउट फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, जो बच्चे के फैमिली मेम्बर्स आए हैं उनके साथ हम लोग इंटरेक्ट करेंगे और बच्चे के फिजिकल और मेंटल हेल्थ को डिस्कस करेंगे और उनका डिटेल्स को नोट डाउन करते जाएंगे। ऑब्टेन फैमिली हिस्ट्री एंड सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, जो फैमिली है जिस फैमिली का वो बच्चा है उस फैमिली का हिस्ट्री लेंगे कि आपके परिवार में किसी और को इस तरह का सुनने को मिला है या फिर नहीं। साथ साथ
उस फैमिली का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस कैसा है, उस चीज़ का भी डिटेल्स लेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन, बच्चे का फिजिकल एग्जामिनेशन करके ग्रोथ चार्ट को मेंटेन करेंगे तो पता चल जाएगा कि एफटीटी है या फिर नहीं है। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, जैसे कि ब्लड का, यूरिन का, अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो वो इन दोनों में डिटेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट आता है ग्रोथ चार्ट, माइलस्टोन ऑफ चाइल्ड। जो ग्रोथ चार्ट है बच्चे का, उसको जब हम लोग मेंटेन करेंगे तो हम लोग को दिखेगा कि बच्चे का एज के अकॉर्डिंग जितना वेट होना चाहिए था वो नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि बच्चे को क्या कंडीशन है, तो एफटीटी की कंडीशन है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट, हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। अगर सीवियर कंडीशन है तो बच्चे को क्या करेंगे, हॉस्पिटल में इंडोर कर देंगे। डिटेक्ट अंडरलाइंग काउजेस इन ऑर्गेनिक एफटीटी। अगर एफटीटी जो है वो ऑर्गेनिक काउजेस के अंतर्गत है तो कौन से कंडीशंस के वजह से एफटीटी हुआ है उस चीज़ का पता लगाना। पुट ऑन ट्रायल ऑफ फीडिंग फॉर 2 वीक्स। 2 सप्ताह के लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रायल फीडिंग देंगे, ठीक है। इम्प्रूव पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप। जो बच्चे और पेरेंट्स के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि इनऑर्गेनिक काउजेज में साइकोलॉजिकली भी था, तो हो सकता है कि बच्चे के मन में कुछ इनसिक्योरिटीज़ होगी पेरेंट्स की तरफ से, तो उस वजह से भी बच्चे का जो ग्रोथ रेट है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। नर्सिंग मैनेजमेंट, द फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ टू अचीव द आइडियल वेट फॉर एज। जाहिर सी बात है, एफटीटी में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो बच्चे का ग्रोथ है उसमें जो वेट गेन का प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। तो एज अ नर्स हम लोगों का सबसे पहला प्रायोरिटी क्या होता है कि बच्चे का जो वेट है अकॉर्डिंग टू एज उतना गेन कर जाए, ठीक है। द सेकेंड गोल इज़ टू अटेन कैचअप इन लेंथ टू दैट एक्सपेक्टेड फॉर एज। अगर किसी बच्चे का लेंथ रुक चुका है, मतलब वेट के साथ साथ लेंथ भी रुक चुका है, तो हम लोगों को वेट और लेंथ दोनों को एज के अकॉर्डिंग लाना है, ठीक है। स्टेप्स इन द ट्रीटमेंट आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स बोथ इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। हम लोग जो भी ट्रीटमेंट देंगे डॉक्टर्स के मदद से, तो उसमें दोनों चीज़ इंक्लूडेड होता है। इमीडिएट मतलब जो तुरंत असर करे, और लॉन्ग टर्म नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड जो बाद में लंबे समय के लिए भी ट्रीटमेंट दिया जाता है। सुपरवाइज फॉर ऑप्टिमम फूड इनटेक, जो पेरेंट्स है उनको हम लोग सजेस्ट करते हैं क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, ठीक है। चाइल्ड शुड बी स्टिमुलेटेड बाय मैटरनल केयर, अफेक्शन एंड सोशल इंटरेक्शन विथ टॉयज एंड पेयर। जो बच्चा है उसको हम लोग स्टिमुलेटेड रखेंगे, मतलब उसमें हम लोग किसी भी तरह से क्या बोल सकते हैं, बोरियत नहीं आने दे सकते। बच्चे को हमेशा एक्टिव रखने का कोशिश करेंगे माँ की मदद से, या आसपास के जो उस उम्र के बच्चे हैं उनकी मदद से, और साथ साथ कुछ कुछ टॉयज़ वगैरह से भी कुछ हाइट पे रख दो, और उसके बाद वो बच्चा उससे खेलने का कोशिश करे, या फिर बच्चा थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करे, फिजिकली वो एक्टिव रहे, ठीक है। गिव साइकोलॉजिकल स्टिमुलेशन टू द चाइल्ड। बच्चे को साइकोलॉजिकल स्टिमुलेशन भी देंगे, क्योंकि जो नॉन ऑर्गेनिक काउस था उसमें हम लोगों ने देखा कि बच्चे को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने की वजह से भी एफटीटी होता है। तो जो साइकोलॉजिकली स्टिमुलेट करे किसी भी इन्वायरमेंट को, उस तरह का इन्वायरमेंट हम लोग को बच्चे को। एजुकेट द पेरेंट्स अबाउट द चाइल्ड्स न्यूट्रिशनल एंड साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स। कई बार जो माता पिता पहली बार माता पिता बने और उनके ही बच्चे में एफटीटी देखने को मिल रहा है, तो माता पिता भी घबरा जाते हैं कि क्या करें, हम मेरे बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में जो पेरेंट्स है उनको हम लोग एजुकेट करेंगे, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन देंगे किस चीज़ के अंतर्गत, तो चाइल्ड का न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या है और बच्चे का जो साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है, इन दोनों के ऊपर हम लोग पेरेंट्स को क्या करेंगे, एजुकेशन देंगे। और लास्ट आता है कंटिन्यू फॉलो अप टू इंश्योर मेंटेनेंस ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस, ठीक है। अगर बच्चे का कुछ समय के बाद जो वेट गेन का प्रोसेस था वो सही हो भी गया है, तो भी हम लोग बच्चे को कंटिन्यू फॉलो अप में रखेंगे, ताकि इस बात की इंश्योरिटी हो कि बच्चे का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो मेंटेन रहे, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग हम लोग सब जानते हैं कि न्यूट्रिशनल जो लेवल होता है, न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है, वो थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज़ करना होता है। तो उस चीज़ को फ्लो में रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉलो अप करेंगे।